नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर। जैसा कि आपको पता है, हम इंडियन हिस्ट्री देख रहे थे और इसमें हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे, तो उसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे, फिर हम आगे चलते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमने देखा था दो टॉपिक देखे थे। एक हमने देखा इसका परिचय, क्या देखा? परिचय, कि इसको विभिन्न नामों से जो है हम जानते हैं, वो सारे नामों की बात की मैंने। और दूसरा मैंने आपको बताया इसका विस्तार। यदि कोई बच्चा एसएससी, रेलवे या जो है एनटीपीसी वगैरह में या आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको ये अच्छे से पता होगा, क्योंकि परिचय और विस्तार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछते हैं आपसे। ठीक है, विस्तार में जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, या फिर चारों दिशाएं देकर चारों दिशाओं के स्थान पूछ लेंगे आपसे, कौन सी दिशा में कौन सा स्थान इसका जो है। इस तरह से जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये विस्तार हम देख चुके थे और परिचय में देख चुके थे, इसके कई सारे नाम। आज अपन जो देखने जा रहे हैं वो है आपका जो है इस सभ्यता का कालक्रम। क्या देखेंगे? कालक्रम। और फिर जो है हम देखेंगे इस सभ्यता की उत्पत्ति। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। और फिर हम देखेंगे जो है महत्वपूर्ण नगर और उनकी विशेषताएं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 3 टॉपिक और देखने रहेंगे अपने, और वो जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से है? सामाजिक धार्मिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, और क्या रहेगा? और इसकी जो है राजनीतिक स्थिति, और रहेगी आपके जो है आर्थिक स्थिति, और सबसे अंत में जो रहेगा वो रहेगा इस सभ्यता का पतन। तो इस तरह से जो है हमें देखना है। और सभी को नमस्कार भाई, और सभी को जो प्रणाम कर रहे हैं उनको बहुत सारा, ढेर सारा मेरी तरफ से भी जो है उनको प्रणाम है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक प्रकार से गुरु है, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ लाइव रहते हैं और आपको जो है हम आपसे हमें सीखने को मिलता है और मुझसे जो है आपको सीखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है ये सारी एक प्रक्रिया चल रही है, और इस प्रक्रिया में जो है आप भी भागीदार है, मैं भी भागीदार हूँ। तो अपन ने विस्तार तक देख लिया था, आज अपन देखेंगे वो क्या है? कालक्रम देखेंगे। ठीक है भाई, तो कालक्रम के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में जो है कई सारी चुनौतियां हैं उनको डिसाइड करने में, और पूर्णतः एकदम माना हुआ नहीं है। आपने भी देखा होगा कई सारी गाइड्स में जो है अलग अलग देखने को मिलता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। चुनौतियां क्या, पहले देख लीजिएगा। 2 तरह की चुनौतियां देखने को मिलेगी। एक तो इसके कालक्रम में हमें समस्या है, वो है आपके जो है तिथि निर्धारण का। क्यों है? क्योंकि तिथि निर्धारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सभ्यता पूर्णतः जो है वो है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें जो है लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। क्लियर है? दूसरा, तिथि का निर्धारण में दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है उत्खनन में। किसमें आ रही है? उत्खनन में। उत्खनन में क्या समस्या है? तो उत्खनन में 2 तरह की समस्याएं हैं। एक जो है आपका जो है उत्खनन होता है वो होता है लंबवत उत्खनन। कौन सा? लंबवत उत्खनन। और एक होता है आपका क्षैतिज उत्खनन। कौन सा है? क्षैतिज उत्खनन। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तिथि निर्धारण तो आपको समझ में आ गया कि वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि लिपि है, उस लिपि को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो लिपि के अभाव, लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो उसका एक प्रकार से हमें जो सामग्री पर निर्भर रहना पड़ेगा। सामग्री कहाँ से मिलेगी? सामग्री उत्खनन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? उत्खनन से। जब उत्खनन से सामग्री मिलेगी तो उत्खनन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक लंबवत उत्खनन और एक आपका क्षैतिज उत्खनन। कैसा उत्खनन? क्षैतिज उत्खनन। अब लंबवत उत्खनन क्या होता है? तो देखिए, सपोज कीजिए ये कोई एक सभ्यता का स्थल है, ठीक है। इसको हमने यहाँ ऐसे खोदा और यहाँ इसका हमें पता चला कि यहाँ तो हमें पता चला कि ये एक नगरीय सभ्यता है, यहाँ पता चला कि अर्धनगरीय है। कैसी है? अर्धनगरीय है। अब यहाँ हमें पता करना है कि क्या इसका कोई ग्रामीण स्वरूप है। हमें क्या पता करना है? इसका ग्रामीण स्वरूप। लेकिन यहाँ उत्खनन करते वक्त क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी। यानी भूजल का स्तर ऊंचा है, इसलिए हमें इसके निचले स्तरों का पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसकी अपनी सीमाएं हैं।
तो हमने अभी तक उत्खनन में देखा सिंधु घाटी वो कैसी है, केवल नगरीय सभ्यता का स्वरूप ही हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो है नीचे और जाने पे जो है पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, क्षैतिज का क्या मीन होगा, तो क्षैतिज होता है वो ऐसे होगा उत्खनन, ठीक है, ऐसे। अब सपोज कीजिए ये ऊपर जो है ये यही आप मान लीजिए ये बसा हुआ है आपका जयपुर, क्या बसा हुआ है, जयपुर, ठीक है। अब मुझे पता चला कि यहाँ पड़ोस में कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, और मैंने जो है यहाँ उत्खनन करवाना शुरू किया पुरातत्वविदों की टीम लेके। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं जयपुर के नीचे ऐसे क्षैतिज उत्खनन करता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, है। तो इस तरह से जो है एक बसी हुई सभ्यता, वर्तमान सभ्यता को जो है उजाड़ नहीं सकते, तो इसकी भी अपनी सीमा है, ऐसे भी उत्खनन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसके उत्खनन और जो है तिथि निर्धारण में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं गया इसलिए। और इस तरह से जो है हम देखते हैं, तो आगे अपन देखते हैं इसमें कि इसके कालक्रम को फिर निर्धारण जो किया गया वो किस किस ढंग से विद्वानों ने, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या साल बताए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, हालांकि ये समझने लायक चीज़ थी, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पड़ेगा, आपकी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो कहाँ से है, देखिए कालक्रम में कौन कौन क्या क्या कहता है। एक होता है फादर एच हैरास, ये कहेगा कि ये जो है 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कितनी पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। एक होगा आपका जो है जॉन मार्शल, कौन होगा? जॉन मार्शल। ये आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया गया, खोज की गई, तो उस समय जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशन था, जो यही था निदेशक। तो ये कहता है कि जो है ये सभ्यता 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी तक है। कब से कब तक है? 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी तक है। फिर जो है एक होगा माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ये सहयोगी होंगे आपके दयाराम साहनी के, और ये कहते हैं कि ये सभ्यता जो है 3500 बीसी से लेके 2700 बीसी तक है। कब से कब तक है? 3500 बीसी से 2700 बीसी तक। लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति से, कौन सी पद्धति से? रेडियो कार्बन पद्धति से। इस पद्धति का नाम है C14। क्या नाम है? C14 रेडियो कार्बन पद्धति। इसमें कालक्रम है वो है 2350 से 1750 बीसी, ये बीसी है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक होता है फेयर सर्विस। कौन होता है? फेयर सर्विस। वो कहता है कि ये सभ्यता जो है आपके 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक थी। और कौन होगा? और होगा आपका डीपी अग्रवाल। कौन होगा? ये अपने राजस्थान से कई सभ्यताओं से संबंधित है डीपी अग्रवाल। और ये बताते हैं कि ये सभ्यता 2300 बीसी से लेके 1700 बीसी तक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम दृष्टि से? देखो, कई बार अलग अलग स्टेट पीसीएस में, बड़े एग्जामों में जो है इनमें सीधे सीधे नाम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? नाम। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, यदि आप रेलवे और जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये रेडियो कार्बन पद्धति जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किन के लिए? रेलवे और एसएससी वालों के लिए। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कालक्रम है, क्या है? 2350 बीसी 1750 बीसी। क्लियर है? तो इस तरह से जो है इसका हमें कालक्रम के बारे में ध्यान रखना है। तो ये तो ठीक है, फादर हैरास को ना रखो, जॉन मार्शल याद रख लेना, ठीक है, माधव स्वरूप वस्त याद रख लेना। एक अर्नेस्ट मेके होता है। कौन होता है? अर्नेस्ट मेके। मेके भी कुछ बताता है। मेके क्या बताता सुन लीजिए। अर्नेस्ट मेके कहेगा, और अर्नेस्ट मेके बताएगा अपन को कि जो है 2800 बीसी से लेके 2500 बीसी इसका कालक्रम है। क्या है? 2800 बीसी से 2500 बीसी। तो इन विद्वानों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको जॉन मार्शल भी ध्यान में रखना है, माधव स्वरूप वत्स भी ध्यान में रखना है, फेयर सर्विस भी रखना है, और अर्नेस्ट मेके रखना है, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है। यदि कोई रेलवे एसएससी कर रहा है तो वो मोटे तौर पे जब एग्जाम में रिवीजन करके जाएं तो ये रेडियो कार्बन पद्धति जरूर करके जाएं।
सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग। शुक्रिया अजीत सिंह जी, शुक्रिया रजत कला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। कल भी कई बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर आप लोग जो है कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर जो है टाइम निकल जाता है कमेंट पढ़ने में। तो आज अपन कमेंट पे कम ध्यान देंगे, आज अपन पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे। तो ये जो है इसका कालक्रम। तो कितने टॉपिक क्लियर हो गए आपके 3 टॉपिक। तीनों में जो है आपके 3 चीज़ें कवर हो गई, परिचय, विस्तार और कालक्रम। इसमें से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और अब आगे चलते हैं अपन सीधा उत्पत्ति की तरफ। कहाँ चलते हैं? उत्पत्ति की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। इस संबंध में जो है कई सारे मत प्रचलित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस संबंध में हमें जो है देखना है वो है एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत, कौन सा मत है? विदेशी उत्पत्ति का मत। और एक मत जो आपका है वो है आपका देशी उत्पत्ति का मत। क्लियर है? विदेशी उत्पत्ति के मत की मैं बात करूंगा तो सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है और वो है मेसोपोटामिया से क्या है? मेसोपोटामिया से उत्पत्ति, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है वो यहाँ आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाला और यहाँ पे एक सभ्यता का निर्माण किया। उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ये मत कौन सा है? विदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है, फिर देशी उत्पत्ति में क्या होगा? देशी उत्पत्ति में देखो क्या क्या है। देशी उत्पत्ति में एक तो है आपका जो है ईरान बलूचिस्तान संस्कृति से उद्भव। किसे? ईरान बलूचिस्तान संस्कृति से उत्पत्ति। और आपका जो है सोथी से उत्पत्ति। ठीक है, ईरान बलूचिस्तान संस्कृति से उत्पत्ति या सोथी से उत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें देखो 3 मत टोटली। कितने मत है? 3। मेसोपोटामिया से उत्पत्ति, ईरान बलूचिस्तान संस्कृति से उत्पत्ति और सोथी से उत्पत्ति। ठीक है, इसमें टोटल जो है आपने देखा 3 स्थान या 3 सभ्यताओं की बातें की जाएगी। मेसोपोटामियल क्षेत्र से, ईरानी से और सोथी से। सोथी और ईरानी बलूचिस्तान संस्कृति ये अपना कौन सा मत कहलाएगा? देशी उत्पत्ति का मत। कौन सा मत कहलाएगा? देशी उत्पत्ति का। और विदेशी का कौन सा कहलाएगा? मेसोपोटामिया संस्कृति से उत्पत्ति विदेशी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदेशी। इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि इस संस्कृति के बारे में बात करेंगे वो करेंगे, देखो कौन कौन करते हैं इसके बारे में। रोमिला थापर कहेगी। ठीक है, फेयर सर्विस कहेगा। ठीक है, और कौन कहेगा? रोमिला थापर, फेयर सर्विस दोनों ही कहेंगे इसके बारे में। कौन सी? ईरान या बलूचिस्तान संस्कृति से। और सोथी का कौन कहेगा? अमलानंद घोष कहेगा। कौन कहेगा? अमलानंद घोष। और कौन कहेगा? डीपी अग्रवाल। और कौन कहेगा? और आलचिन दंपति। ठीक है, ये सारे जो है आलचिन दंपति जो है ये भी क्या कहेंगे कि ये जो है सोथी सभ्यता का ही विस्तारित रूप है। और जो है आपके मेसोपोटामिया से उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन करेंगे? वो करेंगे आपके जो है गार्डन चाइल्ड।
जो है आपके गार्डन चाइल्ड करेगा, जॉन मार्शल करेगा, एक दो नाम और भी हो सकते हैं। डी कोशाम्बी, कौन करेगा? डी कोशाम्बी। और एक आपको पता है एच.डी. सांकलिया, जिसको अपन कहते हैं हंसमुख धीरज सांकलिया। तो ये सारे कहेंगे कि ये जो है विदेशी या मेसोपोटामिया के लोग आए और उन्होंने सभ्यता को आके बसाया। इसमें जो है आपका एक मत और है, एक आदमी और है, क्रेमर। कौन सा है? क्रेमर। तो थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा। तो गार्डन चाइल्ड का ये मानना कि मेसोपोटामिया के लोग जब आते हैं आपके यहाँ पे अपने क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में, और वहाँ आके जो एक सभ्यता को बसाते हैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, और इसलिए इसमें कुछ विशेषताएं या अलग भिन्नताएं पाई जाती है, तो उनके अनुसार बसाते हैं। और ये जो है मूल निवासी कहाँ के हैं? मेसोपोटामिया के। सेम चीज जॉन मार्शल कहेगा, सेम डी कोशाम्बी कहेगा। क्रेमर थोड़ा अलग बताता है। क्रेमर कहता है कि 2400 ईसा पूर्व, कब? 2400 ईसा पूर्व ही ये लोग आए मेसोपोटामिया से और यहाँ के एक संस्कृति बसा दी। ये क्रेमर का बताना, यानी दोनों गार्डन चाइल्ड और क्रेमर बात तो सेम कहते हैं, लेकिन क्रेमर क्या बताता है? एग्जैक्ट साल भी बता देता है। और एच.डी. सांकलिया तो ये कहता है कि जो है वहाँ जरगर मिले, जो वहाँ पे कब्रगाह टाइप बनाने के ढंग जो है मेसोपोटामिया में और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में सेम मिलते हैं। तो इस हिसाब से सांकलिया तो ये मानते हैं कि जो वहाँ बनाने के कब्रगाहों के हिसाब से जो है सेम संस्कृति है वहाँ की, यहाँ की, तो वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे तभी तो संस्कृति का विस्तार हुआ। लेकिन हम इस देसी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता संस्कृति से जो मत है, इसको हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। इस मत का हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद क्या करते हैं? खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन। और इस विदेशी मत को विसरण का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? विसरण का सिद्धांत, या आप ये समझिए कि विस्तारवादी सिद्धांत। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार। कहां से? मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता में आ रहे लोग, है ना। तो ये विस्तार हो रहा है, इसलिए इसको विसरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देशी सिद्धांत में क्या है? तो रोमिला थापर वगैरह ये मानते हैं कि जो अपने सिंध वाले क्षेत्र वगैरह वहां पे कई सारी ग्रामीण संस्कृतियां है। क्या है? कई सारी ग्रामीण संस्कृतियां, वहीं से इस सभ्यता का क्या हुआ है? क्रमिक विकास हुआ है। इसीलिए देशी मत जो है इसको हम क्रमिक जो है विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का सिद्धांत। बस ये दो तीन चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इसमें भी बहुत कम चांस है जो एसएससी रेलवे दे रहे वहाँ से क्वेश्चन आए, उत्पत्ति से वहाँ से क्वेश्चन आज तक अभी तक मेरे सामने कभी आया नहीं है। लेकिन मे भी क्या होता है, कई बार आदमी ऊँट पे बैठा हुआ होता है तो उसकी किस्मत खराब होती है, कुत्ता काट लेता है। तो आपको हर प्रकार से अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ये प्रमोद कुमार C14 है, बिल्कुल सही है, पर आपने सही बताया, लेकिन वो 2350 से 1750 मानना है। जो आप बता रहे 2400 से 1700 नहीं है। ठीक है, चलो अब ये ध्यान रखना। तो आप विदेशी उत्पत्ति को कौन सा सिद्धांत कहेंगे? विसरण का सिद्धांत। देशी उत्पत्ति को कौन सा मत कहेंगे? क्रमिक विकास का सिद्धांत। और जो है इसके अंदर जो है विदेशी और देशी दोनों के अंदर टोटल 3 बातें की जाती है। कौन सी? मेसोपोटामिया संस्कृति से उत्पत्ति, ईरानी बलूचिस्तान संस्कृति से उत्पत्ति, और कौन से है? सोथी से। अब सोथी और ईरानी ये देशी मत के हैं और आपके मेसोपोटामिया वाले किससे हैं? विदेशी से। ये ध्यान रखना। चलो अब बात ये आती है, क्या इतने सारे विद्वानों ने मत दिए, इसमें वास्तविकता क्या थी? तो वास्तविकता बिल्कुल दोनों में भिन्नता है सभ्यताओं में। क्या क्या है मैं वर्बली मौखिकली आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। देखते जाइए। एक चीज के जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां कच्ची ईंटों के मकान है। कैसे मकान है? कच्ची ईंटों के। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है और पूर्णतः मकान जो है कैसी है? पक्की ईंटों के। कैसे हैं? पक्की ईंटों के। तो ये एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपको क्या ध्यान में रखना है? दूसरा ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था है। हम आगे नगर नियोजन देखेंगे, अभी उसमें बात करेंगे। तो जल निकासी की क्या है? पूर्ण व्यवस्था है। पक्की नालियां हैं, जगह जगह चैम्बर बने हुए हैं, है ना, नालियां साफ करने के लिए।
ठीक है, एक मुख्य नाली चलती है, उसमें सारे घरों की आगे नालियाँ मिलती है, लेकिन इतनी ऐसी कोई सुदृढ़ व्यवस्था मेसोपोटामिया हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इससे हमें ये साफ पता चल जाता है कि वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता में क्या है, अंतर है। क्योंकि यदि वो इतने विकसित होते तो यहाँ आके वो ऐसी ही विकसित सभ्यता बनाते, है कि नहीं है। लेकिन हमारे वाले तो इतने विकसित है, लेकिन वो इतने विकसित नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ अपने सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल के कई सारे उपकरण मिले हैं, यानी कि मापने तोलने से ये लोग जो है ज्ञान रखते थे, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि माप तोल के कहीं उपकरण मिले, ये नहीं मिलता। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा ये है कि मेसोपोटामिया के अंदर मंदिर मिले हैं। क्या मिले हैं? मंदिर, जबकि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। तो फिर इनका कनेक्शन क्या है? तो इतना ध्यान रखना कि इनका कनेक्शन सिर्फ व्यापार वाणिज्य तक ही है। कितना तक है? व्यापार वाणिज्य तक। केवल व्यापार वाणिज्य होता था, इसलिए कई चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती थी, आयात निर्यात होता होगा, वहाँ की चीज़ें भी कहीं यहाँ आई होगी, इसलिए वस्तुएं सारी उपकरण वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं मान सकते कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आके यहाँ बसाया, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे सांकलिया कह रहे हैं कब्रें वगैरह सेम मिलते, तो हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोग आके यहाँ बस गए हो, तो वहाँ कब्रें बन गई होगी, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ होगा, हम ये स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी बसाई होगी। क्यों? क्योंकि जिस सभ्यता के निर्माता जहाँ के मूल निवासी, वहाँ तो सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है, जबकि कहीं जाकर उन्होंने बसाया, वहाँ इतनी उन्नत कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो है आपको ध्यान में रखना है कि हम देशी उत्पत्ति के मत को स्वीकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि क्रमिक विकास हुआ है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। जो प्राक हड़प्पाकालीन स्थल थे वो कभी ग्रामीण अवस्था में थे, गांव थे, वहां पे वो क्रमशः अर्ध शहर बने होंगे, फिर वो क्या बने होंगे? शहर बने होंगे, और वही विकसित रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? तो हमें क्या मानना है? क्रमिक विकास। इसलिए हमने सिंधु सभ्यता के 3 विषय होते, प्राक हड़प्पाकालीन और फिर आपका क्या है? उत्तर हड़प्पाकालीन। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसके ये उत्पत्ति का मत है। अब हम बात करेंगे इसके नगर नियोजन की और महत्वपूर्ण नगरों की। तो पहले महत्वपूर्ण नगरों से पहले आपको नगर नियोजन जानना आवश्यक है। आप नगर नियोजन जान लेंगे एक बार, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉमन विशेषताएं हैं सारे नगरों में एक जैसी मिलेगी। बनावट उनकी, उनके सड़कों का ढंग वगैरह, जल निकासी की व्यवस्थाएं वगैरह, मकान वगैरह, उनमें कॉमन समानताएं हैं कुछ, ठीक है ना, एक जैसी। तो उनको एक बार आप पढ़ लो, कुछ भिन्नताएं होगी तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। फिर हम एक एक करके सारे क्या पढ़ेंगे? नगर पढ़ेंगे। क्लियर है? अधिक से अधिक लोगों को लाइव लाइएगा भाई, लोगों को मैसेज कीजिए कि वो आए, और लाइक कीजिए। अभी आपकी तादाद बहुत कम है, कल तादाद बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए आप लोग वहाँ बैठ के, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके इस चीज़ का। तो अब अपन क्या देख रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। और क्या देखेंगे इसी पॉइंट के अंदर? हम महत्वपूर्ण नगर देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखेंगे नगर नियोजन, और क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण नगर देखेंगे। क्लियर है? चलो नगर नियोजन की बात कर लेते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के यदि मैं नगर नियोजन की बात करूं तो जो है आपको ध्यान में ये रखना है कि इन नगर नियोजन की मैं बात करूं तो इसमें नगरों की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? कुछ विशेषताएं क्या है? तो नगर जो है, नगर 2 भागों में विभाजित है। नगर कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। कैसे है? वो सारे बातें बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। दूसरा क्या रखना? 2 भाग है। एक इसका भाग कहलाएगा, वो कहलाएगा गढ़ी, या क्या कहलाएगा? दुर्ग, ठीक है। और दूसरा भाग है वो कहलाएगा नगर। क्या कहलाएगा? नगर, ठीक है। और क्या है इसमें? चारों ओर क्या होगा? परकोटा होगा। क्या होगा? परकोटा चारों ओर, या आप कह सकते हैं रक्षा प्राचीर।
ठीक है, चलो और क्या है, और जो है सड़कें समकोण पे काटती है। कैसे काटती है? सड़कें समकोण पे, इसलिए हम इसको जो है ग्रिड प्रणाली कहते हैं, क्योंकि जाल बनता है, ग्रिड प्रणाली कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? ठीक है, और आगे नगर को देखते हैं। नगर जो है आयताकार या कैसे हैं? वर्गाकार है। नगर कैसे हैं? आयताकार या वर्गाकार है। इसलिए हम इनको जो है चेस बोर्ड की भांति, चेस खेले हो कभी? चेस बोर्ड की भांति जो है नगर नियोजन है, या हम कहते हैं जो है चेस बोर्ड की भांति ग्रिड प्रणाली। ठीक है, नगर जो है ग्रिड प्रणाली तो जाल बनता है इसलिए है, चेस बोर्ड की भांति भी बसे हुए हैं, और चैम्सफोर्ड प्रणाली भी आप कह सकते हैं, चैम्सफोर्ड प्रणाली पे बसे हुए हैं। और क्या हो सकता है? और जो है ध्यान रखना है कि प्रत्येक घर में कुआं होगा। क्या होगा? कुआं होगा। प्रत्येक घर में जो है क्या होगा? स्नानागार होगा। और क्या होगा? और बहुमंजिला भवन होंगे। क्या होंगे? बहुमंजिला भवन। और क्या हो सकता है इसमें? और जो है घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर, नहीं खुलते। कहाँ खुलते हैं? गली में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? गली में। ठीक है, घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर कहाँ खुलते हैं? गली में। कुछ अपवाद होंगे वो हम बात करेंगे, कुछ अपवाद परकोटे में भी होंगे तो हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारी कुछ जो है कॉमन क्या है, इस सभ्यता की विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होंगे, ये कैसे भाग होंगे, वो सारी बातें अपन अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये एक जो है आपका नगर है, और इसको जो है मैंने कहा पश्चिमी भाग। ये गढ़ी या दुर्ग है, गढ़ी जो होगा ये पश्चिमी भाग होगा। कैसा भाग? पश्चिमी भाग नगर का। और ये दुर्ग जो है ये कैसा होगा नगर का? पूर्वी भाग। यहां ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? कमेंट में बताइएगा। प्रमोद कुमावत कह रहे हैं कि लुसेंट में तो इसका जो है 2400 से 1700 बताया। लुसेंट बहुत पुराना वर्जन है, अपडेट कर लीजिएगा अब। ठीक है, पश्चिमी। और फिर भी मैच कर लेंगे, अभी लेक्चर खत्म थोड़ी हो रहे हैं, और भी देख लेंगे कल, अभी 3-4 पार्ट में आएगा ये पार्ट। और देखिए, और एक ऐसे भाग है, और ये है आपका पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? पूर्वी। तो ये जो है नगर का पश्चिमी भाग है, ये नगर का क्या है? पूर्वी भाग है। ये पश्चिमी भाग जो है ये अपेक्षाकृत क्या होगा? ऊंचा होगा। क्या होगा? ऊंचा। और ये अपेक्षाकृत क्या होगा? नीचा होगा। क्या होगा? नीचा। यानी कि ये पश्चिमी भाग ऊंचाई पे बसा हुआ होगा और पूर्वी भाग क्या होगा? नीचाई पे। क्लियर है? चलिए, अब ये पश्चिमी भाग जो है ना, ये पश्चिमी भाग, ये जो है पूरी सिंधु घाटी विशेषता में अधिकांश नगरों में जो है ऐसे परकोटे युक्त है। ये क्या है? इसका परकोटा है। क्या है? परकोटा। ठीक है, अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे हैं? परकोटे युक्त है। और क्या होगा? इसके बाहरी ईंटें जो है वो पक्की ईंटें हैं। कैसी ईंटें हैं? पक्की। और ये अंदर वाली ईंटें जो है यहां वाली, ये कच्ची है। कैसी ईंटें हैं? कच्ची ईंटें हैं। क्लियर है? ठीक है, और क्या है? और जो है ये जो पश्चिमी भाग है इसमें प्रशासनिक लोग रहते थे। कौन रहते थे? प्रशासनिक लोग। और ये पूर्वी भाग है, ये बिना प्रकोटे युक्त मिलता है अधिकांश नगरों में, है ना। और यहां पे जो है जन सामान्य रहते थे। कौन रहते थे? जन सामान्य।
ये अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग छोटा है क्षेत्रफल हिसाब से, और ये अपेक्षाकृत जो है बड़ा है, क्योंकि पब्लिक रहती थी यहाँ पे, तो ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलो अब क्या है, आपको ध्यान क्या क्या रखना है यहाँ पे, सुनते जाओ। एक जो है ऐसा हमें नगर मिलता है जिसका परकोटा जो है, ये पूर्वी भाग तो है, वो कौन सा है, नगर है। पूर्वी भाग क्या है, नगर है, और पश्चिमी भाग ये क्या है, गढ़ी या क्या है, दुर्ग है। तो ये पूर्वी भाग जो है, ये हमें एक स्थल ऐसा मिलता है, वहां क्या मिलेगा, परकोटे युक्त। क्या मिलेगा, परकोटे युक्त। ठीक है, अब ये परकोटे युक्त मिलेगा, ऐसा कौन सा नगर है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा कौन सा नगर है जिसका पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग दोनों ही परकोटे युक्त है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए कालीबंगा। क्या होना चाहिए, कालीबंगा। क्लियर है, क्या क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसका पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग दोनों ही जो है क्या है, दीर्घीकृत है, दोहरे परकोटे युक्त है। दोहरा परकोटा हो गया ना, ये परकोटा एक, ये दो, तो ऐसा आपसे पूछे तो कालीबंगा है। कौन सा है, कालीबंगा है। तो ये क्या है, दोहरे परकोटे युक्त है, दोहरे परकोटे युक्त। क्लियर है, और क्या है, अब एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर एवं गढ़ी दोनों एक ही परकोटे युक्त है। ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का स्थल है, नगर और जो है दुर्ग दोनों ही एक ही परकोटे में स्थित है। देखो एक ही पूरा परकोटा दोनों का, तो ऐसे दो स्थल है। ऐसे कितने स्थल है, दो स्थल है। कौन कौन से हैं, एक तो लोथल, कौन सा है, लोथल, और एक कौन सा है, एक आपका जो है सुरकोटड़ा। कौन सा है, लोथल और सुरकोटड़ा, जिनका क्या है कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों ही एक ही परकोटे में है। क्या है, एक ही परकोटे में है कि नहीं है, देखो चारों ओर है ना, इस तरह ध्यान रखना। और क्या पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका नगर और जो है दुर्ग दोनों ही बिना परकोटे के हैं। क्या पूछेंगे, नगर और दुर्ग जो है क्या है, बिना परकोटे के हैं। ऐसा कौन सा स्थल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा स्थल पूछे कि बिना, ये देखो पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, और दोनों के मध्य कोई परकोटा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है चनहुदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां दुर्गीकृत नगर नहीं है, ना ही नगर या ना ही गढ़ी वाला क्षेत्र दुर्गीकृत या परकोटे युक्त है, बिल्कुल खुला क्षेत्र है, जैसा आजकल के नगर होते हैं वैसा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और क्या पूछते हैं, एक नगर ऐसा मिला है जो 3 भागों में है, उसके बीच के हिस्से में भी नगर बसा हुआ है। ऐसा कौन सा है, और इस बीच वाले हिस्से को कहा गया है मध्यमा। क्या कहा गया है, मध्यमा। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये पूछे तो धोलावीरा है। कौन सा है, धोलावीरा। क्लियर है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना नगर में। तो अभी तक आपने इसमें देखा, वो देखिए क्या क्या था। एक तो आपने देखा कि नगर कितने भागों में, 2 भागों में, गढ़ी और दुर्ग, पश्चिमी भाग पूर्वी भाग। दूसरा क्या होता है, परकोटा। अब हमने यहाँ ये देख लिया कि किसमें परकोटा होता है और किसमें नहीं होता है, और होता है तो परकोटे कितने प्रकार के हमने ये भी देख लिए। एक ही परकोटे में नगर और गढ़ी, हमने लोथल सुरकोटा देखा। हमने देखा कि दोहरे परकोटे में नगर और गढ़ी, वो कौन सा है आपका, कालीबंगा है। हमने देखा बिना परकोटे का कौन सा है, चनहुदड़ो है। हमने देखा कि 3 भागों में नगर कौन सा है, धोलावीरा है। कौन सा है, ये धोलावीरा। देखो मध्यमा कहते तीसरे भाग। क्लियर है, चलिए आगे देखा कि सड़कें समकोण पे काटती, इस पे अब अपन बात करेंगे। ठीक है, अब सड़कें समकोण पे काटती, इस टॉपिक की बात करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई, ये सबको समझ में आ गया, कमेंट बताइएगा मुझे। भाई राहुल लुसेंट वाला मैं एक्चुअल फैक्ट नहीं मानता, फिर भी अपन जो है क्लियर करेंगे। नमस्कार भाई योगेश, ठीक है, अपन कर लेंगे क्लियर,
है ना। मैं तो आपको एनसीईआरटी डाटा ही बताऊंगा, हालांकि बात खत्म हो जाएगी। हालांकि जहां तक मेरा है एनसीईआरटी है ये, फिर भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो अपन क्या देखते हैं, सड़क के समकोण पे देखते हैं। चलो अब सपोज कीजिए ये जो है बसा हुआ है पूरा नगर। मैंने क्या कहा, नगर या तो आयताकार होगा या कैसा होगा, वर्गाकार होगा। क्लियर है। चलो अब इसमें एक मुख्य सड़क चल रही है, सपोज कीजिए क्या चल रही है, मुख्य सड़क, ठीक है। ये मुख्य सड़क है, बीच में और सड़क आएगी ऐसे ऐसे, और ये सपोज कीजिए चौराहा है। तो मुझे बताओ कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना 90 डिग्री। तो यही तो समकोण हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, समकोण है। तो ऐसे के ऐसे सारे नगर में सड़कें होगी, क्या होगी, सारे नगर में सड़कें होगी, ऐसे के ऐसे। देखिए ठीक है, ये इस तरह सड़कें होगी सारे में। तो ये एक प्रकार का जाल नहीं बन रहा है क्या, जाल बन रहा है ना। इसलिए मैंने क्या कहा, ग्रिड प्रणाली पे आधारित है। देखिए सड़कें समकोण पे काटती है और कैसी है, ग्रिड प्रणाली पे आधारित है। और नगर आयताकार या वर्गाकार, तो यहां मैंने एक प्रकार का आयताकार आपके सामने नक्शा लिया है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। देखो ये सड़क जो है ना, ये वाली सड़क, ये बीच वाली, ये मोहनजोदड़ो में मिली है, वो मिली है 10 मीटर चौड़ी। कितने मीटर, 10 मीटर चौड़ी। कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो। और इसको कहा है इन्होंने राजपथ। क्या नाम दिया गया है, राजपथ। ये इतनी चौड़ी एकमात्र सड़क एक जगह मिली है 10 मीटर, वो कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली, ठीक है। और उसको हमने क्या कहा है, राजपथ कहा है। क्या कहा है, राजपथ। और कहीं भी नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी जो सड़कें मिलेगी हमें, जैसे ये वाली सड़कें हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये 2.75 से लेके 3.66 मीटर तक चौड़ी है। बाकी सारे नगरों में जो सामने सड़कें मिलती है कितनी है, 2.75 से लेके और 3.66 तक जो है, या 66 तक जो है, क्या है आपकी चौड़ी है। क्लियर है। तो ये सामान्य है। और अब ये जो है पूरे सेक्टर बने हुए हैं, ये क्या है आपका, सेक्टर है। और ये भी क्या है, सेक्टर है। ये भी क्या है, सेक्टर है। इस तरह से ये बीच में सड़क, ये सड़कें चल रही, ये सेक्टर है सारे, ठीक है। इन सेक्टरों में अब सपोज कीजिए इस सेक्टर में मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बता देते हैं, चलो यहां कर लेते हैं, यहां ठीक रहेगा। यहां सपोज कीजिए कोई घर है, क्या है, घर है। यहां क्या है, घर है। तो यहां छोटी 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 गलियां चलेगी कनेक्ट करने के लिए, क्या चलेगी, गलियां। ऐसे भी चलेगी, ऐसे भी चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ वापस क्या चलेगी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलियाँ। तो ये तो मुख्य सड़क है, ये क्या है, ये मुख्य सड़क है। इस तरफ घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, घर का दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा, घर का दरवाज़ा गली की तरफ खुलेगा। कहाँ से खुलेगा, गली की तरफ। और ये जो गली होती थी ना, ये गली, ये 1.80 मीटर तक चौड़ी है। यहाँ की गलियाँ कितने चौड़ी है, 1.80 मीटर तक चौड़ी है। क्लियर है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, इसकी तरफ नहीं खुलते हैं, कहाँ खुलते हैं, गली की तरफ खुलते हैं। और जो है गलियां कितनी हैं, 1.80 मीटर चौड़ी। आप मुझे बताइए कि आधुनिक जो है भारत में ऐसा कौन सा नगर है जिसकी मुख्य घरों के दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल के और मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के गली की तरफ खुलते हैं। ये एक आपके सामने क्वेश्चन बताइए। दूसरा ये भी बताइए मुझे कि वर्तमान में भारत में कौन सा शहर है जिसका जो है बसावट, एक सड़कें जो है समकोण पे काटती है एक दूसरे को, है ना। ऐसा कौन सा शहर है भारत का। ये 2 क्वेश्चन वर्तमान में है, तो मुझे आप बता दीजिए ताकि मैं आगे आपको, खैर बता ही रहा हूँ और आगे बताते हैं, ठीक है। सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये प्रमोद कुमावत पाकिस्तान में नहीं है, गलत बताया आपने। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, ये सारे के सारे जो कहाँ हैं, गुजरात में। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, आयताकार या वर्गाकार घरों की, ठीक है, मतलब सड़कों की। और अब अपन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा घर की बनावट देख लेते हैं, ठीक है, कि घर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान क्या रखना है कि
कि सामान्य नगरों की सड़कें 2.75 से 3.66 है, लेकिन मोहनजोदड़ो में मिली हुई सड़क कितनी है? 10 मीटर चौड़ी है, जो हमने क्या कहा है, उसे राजपथ कहा है। और घर अपने जो गलियां हैं वो 1.80 मीटर चौड़ी है, और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के कहाँ खुलते हैं? आपके गलियों की तरफ खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? गलियों की तरफ। कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं कोई? चलो सुनिए, तो ऐसा जो है आपका वर्तमान में शहर राजस्थान भारत में है जिसकी सड़कें समकोण पे काटती, वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ओल्ड जयपुर की बसावट जो है पूरी ज्योतिषिक आधार पर की गई है, और सड़कें जो है क्या काटेगी? समकोण पे काटेगी। और आपका जो है ऐसा शहर भारत का जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल के जो है गलियों में खुलते हैं, वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो ओल्ड शहर है चंडीगढ़, वहाँ की घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते। कहाँ खुलते हैं? जो अंदर गली है उस गली में खुलते हैं। तो ऐसा का ऐसा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक अपवाद भी मिलता है। अपवाद क्या है? वो है आपका लोथल। तो लोथल में घरों के दरवाजे जो है वो कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ। ये ध्यान रखना बस। क्या ध्यान रखना है? लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे कैसे खुलते हैं? गली में खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते। ठीक है, लेकिन लोथल में घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? मुख्य सड़क की तरफ। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अपन जो है थोड़ा सा इस घर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां हमें पता चले कि प्रत्येक घर में कुआं है, स्नानागार है, बहुमंजिला घर, तो घर कैसे होते थे वो थोड़ा देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक जो है मुख्य सड़क जा रही है, ये ठीक है, ये सड़क यहाँ काटती है और यहीं पे कोई घर है। क्या है? यहीं पे ही कोई क्या है? घर है। ठीक है, और यहाँ इस घर के आगे से क्या चल रही है? ये गली चल रही है, हल्की सी छोटी छोटी गली जा रही है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या गली? तो गली कितनी चौड़ी होगी? आपको पता है गली कितनी चौड़ी होगी? 1.80 मीटर। तो इस घर का दरवाजा होगा जो वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ खुलेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप इस घर के दरवाजे, घर के गली में से गुजर रहे हैं, तो आप यदि इस घर में झांको तो दिखे नहीं, इसके लिए पीछे एक दीवार बनाई जाती थी। यहाँ एंटर होके आपको ऐसे होके घर में प्रवेश करना पड़ता था। यहाँ एंटर हुए आप और ऐसे होके प्रवेश करते थे। यहाँ क्या होती थी? बीचों बीच एक मुख्य दीवार। वर्तमान में घरों के दरवाजों को सीधा अंदर जाते हैं ना, ऐसे नहीं जा सकते। उस समय जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? इस दीवार को ऐसे घूम के जाना। फिर यहाँ जो है पीछे आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। क्या होता था? आंगन। तो ये दीवार के पीछे वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या है? आंगन है। क्या है? आंगन है। और फिर जो है ऐसे कमरे होते थे सारे। ठीक है, और यहाँ पे कुआं होता था, यहीं पे आपका स्नानागार होता था, और स्नानागार की वापस नाली जो है यहाँ मुख्य नाली चल रही होगी उसमें था। ठीक है, तो इस तरह से घर होते थे, ध्यान रखना। अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ती थी, घरों के अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ती थी जो बहुमंजिला भवन की ओर संकेत करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के घर जो है शायद कैसे होंगे? बहुमंजिला भवन भी रहे होंगे। ठीक है, इससे ध्यान रखना। और जो है ये तो हमने घर में देखा, अब थोड़ी सी देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। कैसी देख लेते हैं? जल निकासी की व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमें देखने को मिलता है सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है पक्की नालियाँ हैं। कैसी हैं? पक्की नालियाँ। और इस तरह का एग्जाम्पल विश्व की किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलता। क्लियर है? जल निकासी की व्यवस्था जो है वो कैसी है? सुदृढ़ है। पक्की नालियों की जो है, पक्की ईंटों की क्या होती थी? नालियां होती थी। और विश्व की किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलता क्या? जल निकासी वाली व्यवस्था का एग्जाम्पल। क्लियर है? चलो
चलो भाई, सबको नमस्कार भाई। जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, मैं इतने कमेंट पे गौर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि टॉपिक थोड़ा लंबा है और अपन को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, टाइम भी कमेंटों में ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो अपन जो है जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? कि गुलाबी रंग में रंगवाई गई थी, इसलिए राम सिंह रंगवाई थी प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय, ठीक है ना। और एक उसमें अखबार निकलता था ब्रिटेन में, उस अखबार में पहली बार इसको जो है पिंक जो है शहर का नाम दिया गया था, या इस तरह पिंक बर्ड कहा गया था, इसके जो है वो नाम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब राजस्थान जी के आएगा तब मैं राम सिंह पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसमें बता भी दिया करूंगा वैसे क्या था, किस तरह था वो सारा। चलो, तो सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था जो है देखने को मिलती है। जल निकासी में क्या है देखिए, वर्तमान वाली सेम पद्धति थी, वर्तमान जो देखने को मिलती है ना वो सेम। कैसे मिलती देखते हैं अपन। सपोज कीजिए ये एक नाली चल रही है, ठीक है, ये मुख्य नाली है, इसमें जहां तहां चैम्बर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? चैम्बर। किस लिए? ताकि नाली को साफ किया जा सके। और इसमें जो है घरों से आई हुई नालियां जो है इसमें आके क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है, और ये सेम व्यवस्था अभी भी देखने को मिलती है हमें। हम सड़कों पे चलते हैं तो हमने देखा कि चैम्बर बने हुए होते हैं, ढक्कन लगा के ढकी हुई होती है नालियाँ, है कि नहीं है? तो इस सेम व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में। पक्की ईंटों की नालियाँ होती थी, ऊपर से इनको ढक दिया जाता था, और इस तरह से जहाँ तहाँ थोड़ी देर में या थोड़ी दूरी पे जो है क्या होते होंगे? चैम्बर बने हुए थे, ठीक है। इस तरह से हमें सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये दोस्तों था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नगर नियोजन। ये कॉमन विशेषताएं हैं, हर नगर में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या था? नगर नियोजन था। और अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, आपका पहला नगर पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण नगर, ठीक है। तो नगर नियोजन सबको क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि क्या सिंधुवासी लोहे से परिचित थे? मुझे बताइए, सिंधुवासी लोहे से परिचित थे क्या? और कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, तो भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी थी? ऐसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे वगैरह में सीधे सीधे आते हैं, एकदम सीधे सीधे उठ के आते हैं। तो आप लोग इस पर विशेष फोकस करें, ठीक है। हालांकि मैं तो बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं इसमें सारे एग्जाम के लोगों को जो साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे लगता है सब बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन एसएससी वगैरह में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप मुझे बताइए कि भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी थी? और जो है आपके जो है क्या था अगला क्वेश्चन, कि क्या सिंधुवासी लोहे से परिचित थे? विजय रावत कह रहा है यस सर, बिल्कुल नहीं थे। गलत आंसर बता रहे हैं कई लोग। तो सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा तो बिल्कुल अभी की घटना है, उत्तर वैदिक काल की। लोहा 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। तो लोहे से सिंधुवासी परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखना। ठीक है। और भारत की प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरी नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में होती है, ठीक है। जब बुद्ध और महावीर का जन्म होता है, वो वाला साल या वो वाली शताब्दी या सदी है ना, उस सदी में क्या होगा? भारत में दूसरी नगरीय क्रांति होगी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अपन देखते हैं महत्वपूर्ण नगर एवं उनकी विशेषताएं। क्या देख रहे हैं? महत्वपूर्ण नगर एवं विशेषताएं। क्लियर है? महत्वपूर्ण नगर एवं विशेषताएं। तो पहला हमारा नगर है, वो नगर है हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखते जाओ। हड़प्पा नदी पूछे आपसे तो रावी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? रावी। इस नदी के बाएं तट पर जो है हड़प्पा स्थित है। क्या ध्यान रखना है? इस
नदी के बाएं तट पे जो है हड़प्पा क्या है, स्थित है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, स्थिति, तो आपको ध्यान रखना है मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत है और कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। इस मोंटगोमरी को वर्तमान में कहते हैं साहिवाल। प्राचीन नाम तो मोंटगोमरी है, वर्तमान में क्या है, साहिवाल है। ठीक है, आपको पूछे कि उत्खनन किसने किया, तो उत्खननकर्ता कौन है, 1921 दयाराम साहनी, और इसका एक साथी होता है उस समय माधव स्वरूप वत्स। ये भी इनके क्या होंगे, उत्खनन में सहयोगी होंगे। ये बात हुई उत्खनन तक की। और क्या ध्यान रखना है, तो हमें पता है कि सर्वप्रथम जानकारी क्या है, सर्वप्रथम जानकारी कौन देगा, चार्ल्स मैनसन द्वारा दी गई। सबसे पहले जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने दी। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ भाई कनेक्ट हो जाओ जल्दी, ऐसे मत किया करो यार तुम लोग, कनेक्ट बहुत कम हो रहे, कमेंट तो खूब लोगों के आए, तादाद कम होती जा रही है जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चार्ल्स मैनसन ने दी। और क्या है इसके बारे में, और जो है फ्लीट और कनिंघम ने भी ध्यान दिलाया। ठीक है, और क्या है, मार्टिमर व्हीलर ने भी उत्खनन किया। ये तो बेसिक जानकारी है इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये किसके निर्देशन में 1921 में, निर्देशन कौन था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने क्या किया, उत्खनन किया। तो ये आपको एक मोटे तौर पे जो चीज़ें ध्यान में रखनी है इसके बारे में वो है। अब हम बात करेंगे यहाँ से प्राप्त सामग्री की। किसकी बात करेंगे, सामग्री। किसकी बात करेंगे, यहाँ से प्राप्त सामग्री के बारे में। ठीक है, यहाँ आपको पता है जैसे नगर ए और पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभक्त होगा, और मार्टिमर व्हीलर जो है उसे माउंट ए और माउंट बी नाम दे देगा। और चीज़ें क्या क्या मिलती है, सामग्री देखते जाओ। और यहाँ जो है हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से हमें मूर्ति मिली है जिसमें क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पर्पज से, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए कई सारे एग्जामों में। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ हमने निकाला है कि ये जो है इनके उर्वरता की देवी है। क्या है, उर्वरता की देवी है। और क्या है, और जो है छह की पंक्ति में, छह की पंक्ति में कुल 12 वाला आवास स्थल मिला है।
क्या क्या मिला है? 6 की पंक्ति में जो है 12 कमरों वाला हमें क्या मिला है? आवास स्थल मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? और देखते जाओ। ठीक है, और क्या मिला है? और हमें जो है श्रमिकों के आवास स्थल, और क्या मिला है? और हमें जो है, और हमें मिला है, वो मिला है आपका जो है 18 वर्ताकार चबूतरे, और क्या है? और शंख का बना हुआ बेल, शंख होता है समुद्र मिलता है, शंख का बना बैल, और क्या है? और जो है जौ एवं गेहूं के साक्ष्य, और क्या है? और जो है हमें मिला है, वो मिला है अन्नागार। ये नीचे तक मैं लिख रहा हूँ, दिख तो रहा है ना, सबको दिख तो रहा है, वैसे कैमरे में दिख रहा है। अन्नागार, अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जहाँ से 18 चबूतरे मिले हैं ना, यहीं से आपके अन्नागार है। ठीक है, तो ये सारे सामग्री जो है हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट इस तरह की गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और जो है 6 की पंक्ति वाला 12 कमरों वाला आवास स्थल, और वर्ताकार चबूतरे, शंख का बेल, ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्या है? इम्पोर्टेंट है। किसमें? आपके जो है हड़प्पा में इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा का अपने आप में एक अलग और यूनिक महत्व है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से जो है हड़प्पा को हम यदि देखें तो हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इस मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, जिसको वर्तमान अपन मोंटगोमरी क्या कहते हैं? साहिवाल कहते हैं। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स है। किसके निर्देश में उत्खनन हुआ? जॉन मार्शल के। और सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैनसन द्वारा दी गई थी। और फ्लीट और कनिंघम ने भी इस ओर क्या दिलाया था? ध्यान दिलाया था। मार्टिमर व्हीलर भी यहाँ से उत्खनन में क्या रहा? संबंधित रहा है। और यहाँ हमें इस तरह की गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो हमने उर्वरता की देवी मानी है, 6 की पंक्ति में 12 कमरों वाला आवास स्थल मिला है, और श्रमिकों के आवास स्थल मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और 18 वर्ताकार चबूतरे, शंख का बना हुआ बेल, जौ एवं गेहूं के साक्ष्य। इसके अलावा आपसे पूछे तो जो ये मार्टिमर व्हीलर है, ये मार्टिमर व्हीलर, इसने जो है एक इनको 2 टीले हैं, उनको ए एवं बी टीलों की संज्ञा दी है। क्या दिए? ए एवं बी टीला। इनके ऊपर एक टीला मिला है जिसको कहा गया है एफ टीला। क्या कहा गया है? एफ टीला। जैसे सपोज कीजिए ये टीले हैं और ये टीले हैं, इनके ऊपर टीला एफ, इस एफ टीले से ही जो है हमें क्या मिलते हैं? 18 वर्ताकार चबूतरे, और क्या मिलता है? अन्नागार। ये ध्यान रखना। और क्या है? और जो है एक कब्र मिली है, जो ये पश्चिमी टीला है, इसके दक्षिण में कब्र मिलती है, जिस कब्र को R37 नाम दिया गया है। किसको? कब्र को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, R37 नाम दिया गया, उसकी क्या? वो कब्र मिली, उसका नाम दिया गया। ठीक है, माउंट मार्टिमन व्हीलर टीलों का नाम क्या दिया? माउंट ए और माउंट बी। ठीक है, इसमें ही इसी के अंदर जो आपका पूर्वी टीला है, वहां से हमें प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। किसके? प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा से भी पहले की, उसको आप कहते हो एच कब्रगाह संस्कृति। ये ताम्र युग वाली संस्कृति के समकालीन है। एच कब्रगाह संस्कृति कौन सी है? ताम्र युग वाली है। तो हड़प्पाकालीन से भी पूर्व की है, इस तरह ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसमें? आपके पहले नगर में, हड़प्पा में, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। और आज जो है आपने इतना देखा, आप मुझे उम्मीद है तो घर जाके याद करोगे। कल मैंने आपको यहाँ पे अन्नागार इंपॉर्टेंट यहाँ का नहीं बताया, क्योंकि अन्नागार इंपॉर्टेंट होगा वो मोहनजोदड़ो का होगा। कहाँ का होगा? मोहनजोदड़ो का। बहुत वृहत अन्नागार होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कल मोहनजोदड़ो है, और कई सारे और नगर है, हम 7-8 नगरों के बारे में बात करेंगे। और वो सारे जो है टोटली पहले 7 नगर ऐसे माने गए थे जो प्रॉपर नगर थे, बाकी अर्ध नगर विकसित अवस्था में थे।
और फिर अभी वर्तमान में राखीगढ़ वगैरह हरियाणा में और उत्खनन हो रहे हैं, तो और भी इसमें बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ेगी। नगरों को मैंने कहने का मतलब जो है आप ये समझिए कि विकसित अवस्था है, पूर्णतः पक्के नगर होंगे एक प्रकार से, है ना, इस टाइप से। तो जो है अपन कल बात करेंगे उसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक आप